ये वो कौन से टॉपिक पे था? मेरे पास तो खैर कॉपी नहीं, मैंने देखा ही नहीं अभी सही से। नहीं किया लगता। 16 इट डील्स विद द लीजेस। एक्चुअली पहले हम अपने सिलेबस को अगर देखें तो वी आर लेफ्ट ओनली विद 3 टॉपिक्स। एक ये लीज का रहता है, एक हमारा एग्रीकल्चर वाला स्टैंडर्ड IAS 41, और एक एथिकल इश्यूज वाला चैप्टर है। बाकी सिलेबस हमारा कवर हो गया हुआ है। लीज के ऊपर थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हर दफ़ा एग्जाम्स में भी आता है। तकरीबन 15 to 20 मार्क्स का इस क्वेश्चन होता है एंड यूजुअली हर एग्जाम में ही होता है, तो इसलिए इस पे थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। वी नीड टू फोकस ऑन दिस स्पेसिफिक टॉपिक प्रॉपरली। तो स्टैंडर्ड जो IFRS 16 डील करता है लीज को, पहले IAS 17 होता था, वो विड्रॉ होके IFRS 16 आ गया। इस स्टैंडर्ड को जब आप पढ़ेंगे तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट इसके अंदर डिस्कस किया गया हुआ दैट इज एक्चुअली सब्सटेंस ओवर फॉर्म का कॉन्सेप्ट है, जिसमें जो है IAS भी अपने फ्रेमवर्क में ये बात बताना चाह रहा है जी कि लीगल स्टेटस की बजाय यू हैव टू लुक एट द सब्सटेंस फॉर्म ऑफ एनी ट्रांजैक्शन एंड बेस्ड ऑन द सब्सटेंस फॉर्म आपने उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। इसके अलावा ये स्टैंडर्ड जो है ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग को कंट्रोल करने के काम आता है। ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग क्या है कि बिजनेस अपने आप को फाइनेंस भी कर ले और उस फाइनेंसिंग के मोड को बैलेंस शीट के ऊपर शो ना करे। जैसे अब एक कंपनी है, उसके पास पैसे नहीं है और उसे कोई एसेट चाहिए है, तो एक तो ऑप्शन ये है कि वो उधार ले और वो एसेट खरीद ले, पैसे उधार ले ले। तो एक तरफ उसके लिए लाइबिलिटी लोन के तौर के ऊपर बुक्स में नजर आएगा और दूसरी तरफ एसेट बुक हो जाएगा। ये तो हो गया कि बिजनेस ने अपने आप को फाइनेंस किया और वो बैलेंस शीट पे नजर आ रही है फाइनेंसिंग। दूसरा तरीका यह है कि कुछ लोग बिजनेस में फाइनेंसिंग के लिए ऑफ बैलेंस शीट मेथडोलॉजीज यूज करते हैं कि वो बिजनेस को फाइनेंस भी करना चाहते हैं लेकिन वो फाइनेंसिंग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो नहीं करना चाहते। दैट इज कॉल्ड ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। तो लोगों ने एक ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग का मोड निकाला हुआ था कि लीज करवा लिया जाए एसेट को, कि ना तो लोन लिया जाए ना एसेट खरीदा जाए, बल्कि किसी कंपनी से एसेट फॉर अ सर्टेन पीरियड जो है वो लीज पे ले लें और एसेट को इस्तेमाल करते रहें। ना एसेट को रिकॉर्ड करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ना ही लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करें, बल्कि जो लीज का रेंट दे रहे हैं उसको एक्सपेंस आउट करते जाएं। दिस वाज बेसिकली द थीम द पीपल आर वर्किंग ऑन, जिसको रोकने के लिए बेसिकली लीज का स्टैंडर्ड जो है वो आया। उसने देखा कि इस तरह से तो लोग अपने बिजनेस को फाइनेंस भी कर रहे हैं, मतलब वो एसेट को यूज भी कर रहे हैं, ना तो वो एसेट नजर आ रहा है बैलेंस शीट पे, ना वो लाइबिलिटी नजर आ रही है बैलेंस शीट पे, और फाइनेंसिंग जो है इन अदर वर्ड्स ऑफ बैलेंस शीट हो गई है, बैलेंस शीट पे नजर भी नहीं आई और एसेट फाइनेंस हो गया, जो उसका लीज रेंटल है वो एक्सपेंस आउट हो गया। इस चीज को कवर करने के लिए बेसिकली ये स्टैंडर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। अच्छा, इसके पीछे लोगों की लॉजिक क्या थी जी इस तरह से रिकॉर्ड करने की कि ना एसेट रिकॉर्ड किया ना लाइबिलिटी रिकॉर्ड की, बल्कि एसेट को यूज करते रहे? द लॉजिक बिहाइंड दिस द पीपल यूज टू डिस्कस वाज के जी ये जो लीज्ड एसेट है ये तो हमारे नाम पे इसका टाइटल ही नहीं है, सो वी डोंट ओन दिस स्पेसिफिक एसेट, तो व्हाई शुड वी रिकॉर्ड इन आवर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स।
तो उसका जवाब जो है वो सब्सटेंस ओवर फॉर्म वाला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो देता है कि यू डोंट हैव टू लुक एट द लीगल स्टेटस ऑफ अ ट्रांजैक्शन ओनली, यू हैव टू लुक एट द सब्सटेंस फॉर्म एज वेल, कि आखिर उससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स कौन कितने एक्सट्रैक्ट कर रहा है, अकॉर्डिंगली उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये दोनों रास्तों को बंद करने के लिए, ये जो इस रास्ते को बंद करने के लिए कि जो बैलेंस शीट पे फाइनेंसिंग ना शो हो और एसेट फाइनेंस हो जाए, उसको बंद करने के लिए जो है वो लीज का स्टैंडर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। अच्छा, लीज होती क्या है? लीज होती इस तरह से है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ही होता है बिटवीन टू पार्टीज, जिसमें एक पार्टी अगेंस्ट अ सर्टेन कंसिडरेशन अपने एसेट को यूज करने का राइट दूसरी पार्टी को देती है। ठीक है जी, इट्स ओनली अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, जिसमें क्या है, हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट है, राइट टू यूज एन एसेट अगेंस्ट अ कंसिडरेशन। ये बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो लीज कहलाता है। अब इसमें दो पॉइंट हमें बड़े क्लियर नजर आ गए हैं कि एक तो ये है कि राइट टू यूज ऑफ द एसेट जो है वो परचेज करना है एक बंदे ने दूसरे से, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट कंसिडरेशन जो आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए। अच्छा, राइट टू यूज ऑफ एन एसेट किसने किससे खरीदना है? एक हो गया अब इसमें सप्लायर, दूसरा हो गया कस्टमर। कस्टमर वो है जिसको राइट टू यूज मिला है और सप्लायर वो है जिसने राइट टू यूज दिया है। सप्लायर जो, उसको यहां पर हम लफ्ज यूज करते हैं लेसर का, एंड कस्टमर के लिए हम यहाँ पर लफ्ज यूज करेंगे लेसी का। ठीक है जी, लेसी में पता नहीं स्पेलिंग्स में डबल एस आना है कि सिंगल एस आना है, ये मुझे याद नहीं है, सिंगल एस है कि डबल एस है। देखना लें कहीं से, लेसी के लिए स्पेलिंग क्या है? स्पेलिंग, हाँ डबल एस से ही आना है, एक एस विच उड़ाता सी मैं, एस ज्यादती सी लेसी दे नाल। ठीक है, इसको सही करके लिख देते हैं, LESS। ठीक है जी। अब लेसी कौन है? कस्टमर है। लेसर कौन है? सप्लायर है। यानी कि एक सप्लायर जिसको हम इसमें लेसर बोलेंगे, राइट टू यूज एन एसेट ट्रांसफर करता है टू हिज कस्टमर अ लेसी अगेंस्ट अ कंसिडरेशन, देन इट इज कॉल्ड अ लीज एग्रीमेंट। ठीक है जी। अब ये लीज एग्रीमेंट जब सप्लायर जो है वो राइट टू यूज एक जो है वो सप्लायर कस्टमर को ट्रांसफर करता है तो ये लीज कहलाता है। इसके दो टाइप्स हैं, हम लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहे हैं, सप्लायर किस किस तरह की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एक तो ये ऑपरेटिंग नेचर की लीज हो सकती है जो सप्लायर ने दी है अपने कस्टमर को। दूसरी जो लीज हो सकती है वो फाइनेंस लीज हो सकती है। अच्छा, हम फाइनेंस लीज पे फोकस करेंगे, वहां से जो रिमेनिंग रह जाएंगी वो ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग लीज हो जाएंगी। ठीक है जी। अब फाइनेंस लीज बनने के लिए क्या क्या चीज जरूरत है और क्या क्या जो कंडीशंस उसमें नहीं हो तो वो ऑपरेटिंग लीज हो जाती है। इस पे जाने से पहले जो चीज़ हमने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करनी है, जो अभी हमने डिस्कस की है ऊपर, कि लीज बनने के लिए क्या होना चाहिए कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को एसेट को यूज करने का राइट ट्रांसफर करे अगेंस्ट अ कंसीडरेशन। ठीक है जी। अब राइट ट्रांसफर होने में बड़ा क्लियर होना चाहिए कि कस्टमर के पास पूरा राइट होना चाहिए कि वो उस पीरियड के दौरान ऑल बेनिफिट्स ऑफ एन एसेट कैन एक्सट्रैक्ट, और वो डायरेक्ट कर सकता है कि उसने उस एसेट को इस्तेमाल कैसे करना है। ये उसकी मर्जी है कि उसने कैसे इस्तेमाल करना है उस एसेट को।
और वो अगर उसके लिए स्पेसिफिकली कस्टमर के लिए ही डिजाइन किया गया एसेट, तो फिर भी वो जो है कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे जो है वो लीज कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाते हैं। अच्छा, एसेट आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कभी भी उसको सब्सटेंशिएट कर सके सप्लायर, कि चेंज कर दे, उसके पास मुख्तलिफ एसेट्स हो इंटरचेंजेबल, कभी एक दे दे, कभी दूसरी मशीन दे दे, कभी तीसरी दे दे, कभी वो उसको रिप्लेस कर दे। ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो लीज कॉन्ट्रैक्ट में राइट टू यूज एन एसेट बड़ा क्लियरली ट्रांसफर होना चाहिए। उसके पास पूरे उस पीरियड के दौरान उसमें से बेनिफिट्स एक्सट्रैक्ट करने का राइट होना चाहिए, और वो डायरेक्ट कर सके कि उसने एसेट को कैसे यूज करना है ड्यूरिंग दैट पीरियड। ठीक है जी। और अगर स्पेसिफिकली उसमें उसके पर्पस के लिए एसेट बना हुआ है, तो तब भी वो आराम से लीज एग्रीमेंट बन जाता है। और इसके अलावा वो एसेट को सप्लायर आसानी से सब्सटेंशिएट नहीं कर सकता हो, कि वो चेंज नहीं कर सकता हो बगैर किसी कॉस्ट के। लाइक फॉर एग्जांपल एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वो आपको बजाय इसके कि एक फिक्स्ड एसेट दे रही है, एक ही एसेट आपको ट्रांसपोर्ट वाला लीज पे दे रही है, बल्कि वो क्या कर रही है, मुसलसल आपके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट है कि एक जगह से दूसरी जगह उसने आपकी चीज़ें पहुंचानी है उठा उठा के। तो उसकी मुख्तलिफ फॉर एग्जांपल गाड़ियां हैं, तो वो चेंज कर करके भेज रहा है। अब वो जो चेंज कर करके भेज रहा है वो सिर्फ आपका फ्रेट का सर्विसेज का एग्रीमेंट तो हो सकता है, वो कोई लीज नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिक एसेट उसने आपको नहीं दिया हुआ। सो एनी हो, सब्सटेंशिएट नहीं कर सकता हो, आपको कंट्रोल होना चाहिए कस्टमर का, कस्टमर उसके जो है वो यूज को डायरेक्ट कर सकता हो, उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स पूरे एक्सट्रैक्ट कर सकता हो ड्यूरिंग दैट पीरियड, और वो उसके अगेंस्ट एक कंसिडरेशन पे कर रहा हो। तो ऐसी सूरत में जो कॉन्ट्रैक्ट है, दैट विल बी बेसिकली अ लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट, एंड इन दैट कॉन्ट्रैक्ट सप्लायर विल बी कॉल्ड लेसर एंड कस्टमर विल बी कॉल्ड लेसी। हाँ जी, एक मिनट में ये भी देखूं कौन कौन यहाँ पर मौजूद है। हाँ जी, बात समझ में आ रही है? हेलो, हाय। जी सर। बाकी लोगों में से कौन है? बाकी मेरे ख्याल में दोनों हैं, तो सही सुन भी रहे हैं कि नहीं, अल्लाह ही जाने। अच्छा, और दो लोग हैं, उन्होंने बड़ा मुझे, मैंने वो ग्रुप में लिखा कि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो इसलिए मैं क्लास नहीं पढ़ा सका। वो मेरे ख्याल में मिसअंडरस्टैंड कर गए, उनके जहन में यह है कि शायद आज की क्लास नहीं है। और रात ਨੂੰ मैसेज तो बड़े उन्होंने बेस्ट विशेस से भेजे सी मैनू, तो पर हुण नजर नहीं आ रहे। खैर, एनीवे, तो अब लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचेंगे तो दो तरह की लीज हो सकती है, एक है ऑपरेटिंग लीज, दूसरी है फाइनेंस लीज। अगर आप आसानी के लिए अपने जहन में रखें तो ऑपरेटिंग लीज ऐसी होगी जो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, और जिसमें एक्चुअली कोई प्रॉपर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस रिलेटेड टू द एसेट, रिस्क रिवार्ड्स उसके ट्रांसफर नहीं होते। लेकिन जब उस एसेट से रिलेटेड रिस्क रिवार्ड्स जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं लेसर की तरफ से लेसी को, तो फिर वो फाइनेंस लीज में कन्वर्ट हो जाती है। ये एक मोटी सी बात है जो मैंने आपको बताई है, अभी इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक्चुअली क्या है कि नॉर्मली आप फाइनेंस लीज के ऊपर फोकस करते हैं, और फाइनेंस लीज की जो चीज़ें हैं वो या तो वो टर्म्स एंड कंडीशन पूरी होंगी तो वो फाइनेंस लीज होगी, और अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी नहीं होती तो फिर वो ऑपरेटिंग लीज हो जाती है। हाँ जी, किसी भी लीज को जब सप्लायर जो है वो अलग करता है, सोचता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है, तो वो मुख्तलिफ उसके कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको देखता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कहता हूँ जी, पहली टर्म एंड कंडीशन किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये है कि टाइटल ऑफ द एसेट टू बी ट्रांसफर्ड टू लेसी एट द एंड ऑफ लीज टर्म। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट का ये हिस्सा है कि ठीक है आप ये एसेट इस्तेमाल करीजिए, उसके अगेंस्ट इतनी इतनी आप मंथली या एनुअल सॉरी इंस्टॉलमेंट पे किए जाएं, जब आपकी इंस्टॉलमेंट्स पूरी हो जाएंगी तो टाइटल आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर ये कंडीशन है किसी भी एग्रीमेंट के अंदर तो वो फाइनेंस लीज है। अच्छा, बाज़ औक़ात इसको थोड़ा सा जो है छुपा के इस राइट को दे दिया जाता है कि देयर इज अ बार्गेन परचेज
ऑप्शन। at the end of lease term. At very low price, यानी कि ये भी एक किस्म का टाइटल ट्रांसफर का ही ऑप्शन है। ये दिया हुआ बार्गेन परचेज की सूरत में कि ठीक है जी, आप एसेट को 5 साल के लिए इस्तेमाल करते जाएं, उसके बाद जो है 5 साल के बाद जो है इस एसेट को आप बार्गेन परचेज में यानी कि बहुत थोड़े से पैसे पे करके परचेज कर लें उस स्पेसिफिक कंपनी से, सप्लायर से। अब ऐसी सूरत में भी अगर देखा जाए तो तकरीबन ऑल रिस्क एंड रिवार्ड जो रिलेटेड टू द एसेट हैं वो लेसी को ट्रांसफर हो गए। तो ये भी क्या है, एक फाइनेंस लीज का ही ऑप्शन है। अच्छा, फिर वो एक और निशानी जो बताई जाती है वो है कि लीज पीरियड covers major useful life of the asset। एसेट की जो मेजर यूजफुल लाइफ है वो कवर कर रहा है लीज पीरियड। तो इट मींस के मोस्ट ऑफ द टाइम पीरियड जो उसके एसेट की ज़िंदगी का है वो सारा इधर ही यूज़ हो जाना इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ऐसी सूरत में भी वो फाइनेंस लीज ही है। ठीक है जी। फिर वो एक और बात कहता है कि स्पेसिफाइड नेचर का एसेट है फॉर लेसी, जिसका इस्तेमाल ही लेसी ही कर सकता है। मतलब वो एक स्पेसिफिक नेचर का है, स्पेशलाइज्ड आप इसको बोल सकते हैं, स्पेसिफाइड की बजाय स्पेशलाइज्ड एसेट। ऐसी सूरत में भी वो फाइनेंस लीज है क्योंकि सारे रिस्क एंड रिवार्ड जो हैं वो उसी के साथ है। अच्छा, एक मेजर पॉइंट और है कि जो आपकी लीज पेमेंट्स हैं, जिसे आप लफ्ज बोलते हैं मिनिमम लीज पेमेंट्स, जो आपने इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, उनकी जो प्रेजेंट वैल्यू है इज इक्वल टू और मोर देन फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। एक मिनट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट्स अमाउंट्स टू एटलीस्ट सब्सटेंशली, और सॉरी इसका लफ्ज थोड़ा सा मुख्तलिफ कह लेंगे हम कि मिनिमम लीज पेमेंट्स की जो फेयर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स substantially covers fair value of asset। शुक्र। यानी कि वो एसेट की फेयर वैल्यू के समवेयर करीब है। नॉर्मली 90% का एक टैग लगाया जाता है कि अगर किसी भी एसेट की जो मिनिमम लीज पेमेंट्स हैं, जो लीज में इंस्टॉलमेंट्स उसको दी जा रही हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू समवेयर नियर टू दी फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट है, तो ऐसी सूरत में वो भी फाइनेंस लीज है। तो अब तक हमने जो मेजर पॉइंट्स देखे हैं कि टाइटल ट्रांसफर हो रहा है या बार्गेन परचेज हो रही है या लीज का पीरियड जो है वो मेजर पीरियड को कवर कर रहा है या वो स्पेशलाइज्ड नेचर का एसेट है, सिर्फ लेसी ही यूज कर सकता है, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो मिनिमम लीज पेमेंट्स के
सब्सटेंशियली करीब है, तो ऐसी सूरत में हम उस लीज कॉन्ट्रैक्ट को फाइनेंस लीज का टाइटल देते हैं कि ये एक फाइनेंस लीज है, अदरवाइज वो एक ऑपरेटिंग लीज हो सकती है। इसके अलावा अगर लेसी उसको कैंसिल करता है तो उसको कंपनसेट करना पड़ता है लेसर को, तो फिर भी बड़ा क्लियर हो जाता है कि लेसी को उस लीज को कंटिन्यू करना है, तो वो एक फाइनेंस लीज ही है। ठीक है जी। इसके अलावा ये है कि बाज़ औक़ात सेकेंडरी पीरियड बीच में दिया हुआ होता है कि पहली लीज का एग्रीमेंट है 5 साल का, उसके बाद इट इज़ रीन्यूएबल फॉर नेक्स्ट 2 years बट एट अ वेरी लो, फॉर एग्जांपल रेंटल। तो ऐसी सूरत में आप उस टोटल पीरियड को कंसिडर करते हैं टू कंसिडर, बिकॉज देयर इज लाइकलीहुड के जी वो एक्सटेंशन होएगी। अगर चांसेस हैं उसके कि एक्सटेंशन होएगी तो फिर आप उस टोटल पीरियड को लीज पीरियड का हिस्सा बना के कंसिडर करते हैं। अच्छा, अब ये जो हमने लीज के दो कैटेगराइजेशंस की हैं, फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज की, ये बेसिकली जरूरी है लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंस लीज है, वो दोनों तरह की लीजेस को लेसी ने एक ही तरह से रिकॉर्ड करना है, स्टैंडर्ड उसमें कोई मेजर वेरिएशंस नहीं दे रहा। लेकिन दूसरी तरफ लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंस लीज को रिकॉर्ड करने का मुख्तलिफ तरीका है, और जो होती है अपनी ऑपरेटिंग लीज उसको रिकॉर्ड करने का मुख्तलिफ तरीका। अच्छा, अब इसमें एक और एलिमेंट जो हमने गौर करना है वो ये है कि लीज के अंदर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट नहीं बेसिकली मिल रही होती, बल्कि उससे ज़्यादा पैसे जो हैं वो मिल रहे होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ अब इसकी। यहाँ से हम एग्जांपल देखते हैं। फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। अच्छा चलें, ये एसेट की एक बात करते हैं। एक कंपनी हैज परचेज्ड एन एसेट टू लीज आउट टू अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अच्छा, अब एक कंपनी जिसने बाहर से एक एसेट खरीदा, पर्पस उस एसेट का क्या है कि उसने आगे लीज करना है किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो लेसर है जी, जो कंपनी उसने वो एसेट कितने का खरीदा है, 5 लाख का, एंड उसकी इकोनॉमिकल यूजफुल लाइफ जो है वो 10 साल है। उसने लीज कर दिया है, द लीज इज फॉर 9 years। अब देखें तो मेजर यूजफुल लाइफ को कवर कर रही है वो, एट एन एनुअल रेंटल इन एरियर, हर साल के एंड के ऊपर मिला करेंगे उसको 87,000 रुपया पर है। अब 87,000 मल्टीप्लाइड बाय 9, ये टोटल मिनिमम लीज पेमेंट्स हैं। द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 10%। इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट क्या चीज है कि अब वो बंदा पैसे कितने ले रहा है और वो एसेट उसको आया कितने का था। जरा गौर करें तो वो एसेट उसने परचेज कितने का किया था, वो थी उसकी 5 लाख रुपए। यूजफुल लाइफ कितनी थी, 10 years। अब उसने क्या किया, ये एसेट लीज पे दे दिया। तो लीज पीरियड उसने कितना फिक्स किया है, 9 years। वो मिनिमम लीज पेमेंट कितनी कर रहा है, 87,000 पर ईयर, जो टोटल कितनी बनती है, 87 मल्टीप्लाइड बाय 9, 783,000। ये वो पैसे टोटल रिसीव कर रहा है, जबकि एसेट था कितने का, 5 लाख का। अब वो टोटल रिसीव कितने कर रहा है लीज में, 783,000। अब ये जो 283,000 रिसीव कर रहा है बेसिकली ये इंटरेस्ट है, विच इज इम्प्लिसिट, जो लीज के अंदर इम्प्लिसिट है। अब जो रेट इसको कैलकुलेट किया हुआ है वो उसने आपको खुद ही कैलकुलेट करके क्वेश्चन में दे दिया कि बेसिकली 10% इज द इम्प्लिसिट रेट।
यानी कि ही वर्कड आउट के ये 283 कैसे कैलकुलेट हुआ है, ये 10% है इम्प्लिसिट रेट के तौर के ऊपर अगर आप इसको देखेंगे तो। ठीक है जी। अब इसको डिफाइन करने के लिए कि फाइनेंस लीज है या नहीं है, दो तीन चीजें हम देख लेते हैं। पहली बात ये टाइटल वगैरह का तो उसने जिक्र नहीं किया हुआ, लेकिन मेजर लाइफ को वो कवर कर रहा है। यूजफुल लाइफ के 9 साल पे लीज पे दिया हुआ। और दूसरा पॉइंट जो मेजर है वो क्या है जी, कि जो इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स दैट शुड बी सब्सटेंशिएटिंग दी फेयर वैल्यू। तो वो अगर आप रिवर्स कैलकुलेट करेंगे तो हर साल वो 87,000 रिसीव कर रहा है 9 सालों के लिए, मल्टीप्लाइड बाय एनुटी फैक्टर होना चाहिए 9 सालों का। इम्प्लिसिट रेट है क्या 9% है, तो वहां से आपके पास जो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकलनी चाहिए। आप लोगों को एन्युटी फैक्टर का टेबल तो यूज करना आता ही होगा, या वो एक लंबा चौड़ा इसका फार्मूला होता है जैसे प्रेजेंट वैल्यू का होता है, ऐसे ही अकोमुलेटेड होता है। अब ये मुझे बताना चाहिए कि आप लोग खुद देख लेंगे। वैसे 5 सालों का 5.759 है 87,000 के ऊपर। तो यहाँ से जब आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो दैट विल बी 501033, ये अमाउंट बनेगी, विच इज समवेयर सब्सटेंशियली जो है वो कवर कर रही है यूजफुल लाइफ, सॉरी फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। इट मींस कि दिस ट्रांजैक्शन इज अ फाइनेंस लीज बिटवीन द कंपनीज, और लेसर इसमें जो है वो लेसी को ये फाइनेंस लीज के ऊपर ये लीज दे रहा है। ठीक है जी, आई होप इट्स क्लियर विद एवरीवन जो बात हम कर रहे थे। एक और एग्जांपल इसी पे दी हुई है, जरा उसको चेक करते हैं वो क्या है। अच्छा जी, ये दूसरी लीज देखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं कि ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंस लीज है। अच्छा, इसमें क्या उसने किया, कंपनी हैज परचेज्ड एन एसेट फॉर 50,000 एंड वी लीज इट आउट इन सीरीज ऑफ लीज एज फॉलोज। पहली लीज वो कंपनी ए को दे रहे हैं 4 सालों के लिए एट एन एनुअल रेंटल ऑफ 10,000। After the end of the lease to company A, the asset will be leased to company B for 3 years at a rental of 10,000. Company B is not related to company A. Company A से कोई related company नहीं है बल्कि एक independent company है। At the end of the lease, the asset is expected to have a unguaranteed residual value of 2573। ये मैंने अभी आपको explain नहीं किया कि unguaranteed residual value, ये guaranteed residual value क्या होती है, उसको भी आप ignore कर दें। इंटरेस्ट रेट जो इम्प्लिसिट है लीज में वो 10% है। अच्छा, उसने हमें ना तो टाइटल के बारे में कोई बात बताई है, हमें नहीं पता टाइटल ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा, ना ही हमें बार्गेन परचेज के बारे में बात बताई है, इसलिए उसका भी कोई इसमें इम्पैक्ट नहीं आ रहा, ना ही उसने हमें यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट बताई है, सिर्फ लीज टर्म्स बताए हैं, इसलिए हमें नहीं आइडिया कि यूजफुल लाइफ मेजर कवर हो रही है या नहीं हो रही। सिर्फ हम यहाँ से जो चीज़ निकाल सकते हैं वो ये है कि हमारे पास फेयर वैल्यू एसेट की अवेलेबल है कि वो 50,000 है, और उसको लीज किया गया है कंपनी ए को जो है वो 4 सालों के लिए, और कंपनी बी को उसको लीज किया गया है फॉर 3 इयर्स के लिए। तो अब ये देखना है कि किस तरीके से हम इसको क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई अब इसको इस तरह से करेंगे कि लेसर ने ये दो कंपनियों को लीज आउट किया है, एक को नहीं किया। अब लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 7 साल वो कवर कर रहे हैं और हर साल उसको 10,000 रुपया मिलना है। लेकिन
अगर तो ये दोनों कंपनियां आपस में रिलेटेड होती हैं, ए एंड बी, फिर तो हम ये समझ लेते हैं कि एक ही ग्रुप को ये 7 साल के लिए लीज हुई है, फिर इसकी कैलकुलेशन मुख्तलिफ होती। लेकिन क्योंकि ये दोनों कंपनियां आपस में रिलेटेड नहीं है तो कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट होएगी। हाँ जी, हाँ जी, कितने की एसेट की कॉस्ट थी? 50,000। पहली लीजिंग हुई है 10,000 रुपये के ऊपर रेंट है, 4 years, and implicit rate is 10%। तो हमें 4 सालों का पहले 10% का प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू उसका कैसे निकलेगा? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय एनओटी फैक्टर 10% वाला 4 years का, जो कितना है जी? 3.17 इज दी एनओटी फैक्टर। 10,000 से मल्टीप्लाई किया विच इज इक्वल टू 31,131,700 रुपये, which is not covering the substantial, which is not substantially equal to the fair value of the asset। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लीज है ये भी ऑपरेटिंग लीज हुई, फेयर और फाइनेंस लीज नहीं हुई। अगर ये दोनों पार्टियां आपस में रिलेटेड पार्टीज होती तो ऐसी सूरत में ये क्या हो जाती, ये उसका मेजर पीरियड कवर करती, और मेजर पीरियड कवर करती तो ऐसी सूरत में वो फाइनेंस लीज बन जाती, 7 साल कवर कर रही होती, और फिर ये प्रेजेंट वैल्यू भी उसकी करीब चली जाती इसके टोटल पीरियड के, सब्सटेंशियली वो कवर कर रही होती, तो ऐसी सूरत में वो फाइनेंस लीज हो जाती। अच्छा, हमने थोड़ी देर पहले भी बात की कि फाइनेंस लीज या ऑपरेटिंग लीज, दोनों में एक चीज कॉमन है कि आप राइट टू यूज ऑफ एन एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं। कौन? लेसर दे रहा है लेसी को, ठीक है जी। तो लेसी के लिए ये चीज बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो फाइनेंस लीज है या वो ऑपरेटिंग लीज है। लेसी ने अपनी बुक्स में बेसिकली इस राइट को रिकॉर्ड करना है कि उसको ये राइट मिला है किसी एसेट को इस्तेमाल करने का अगेंस्ट अ सर्टन कंसिडरेशन। उसकी वो जो कंसिडरेशन है वो उसकी कॉस्ट है, और उसने उस कॉस्ट को रिकॉर्ड करना है एज एन एसेट फॉर हिम, एज अ राइट टू यूज एन एसेट। लेसर के लिए इन दोनों को अलग अलग करना जरूरी है, क्योंकि उसने इन दोनों को अपने हिसाब से रिकॉर्ड करना है। फाइनेंस लीज को अलहदा तरीके से रिकॉर्ड करना है, और ऑपरेटिंग लीज को अलहदा तरीके से रिकॉर्ड करना है। हम पहले फाइनेंसिंग लेसी की अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, तो लेसी अपनी बुक्स में लीज को कैसे रिकॉर्ड करेगा? तो लेसी के लिए हमने बड़ी आसान सी बात कर ली है कि लेसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। उसने सादा लफ्जों में अपने पास एक चीज रिकॉर्ड करनी है। वो क्या उसकी रिकॉर्ड करनी है चीज? उसने जो डेबिट करना है वो राइट टू यूज, राइट ऑफ यूज कह लें या राइट टू यूज कह लें, एसेट वो रिकॉर्ड करना है। और उसने क्रेडिट अपने पास क्या करना है? जब भी कोई लीज शुरू होनी है उसने अपने पास क्रेडिट करना है लाइबिलिटी जो उसको ऊपर आ रही है अगेंस्ट दिस यूज ऑफ एसेट। बस ये लेसी की अकाउंटिंग है। राइट टू यूज एन एसेट इज लाइक अ नॉन करंट एसेट, जैसे हमारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी होती है या व्हीकल हो सकती, जो भी वो नेचर ऑफ एसेट होगा। तो राइट टू यूज जो एसेट है वो एसेट्स में ग्रुप होगा नॉन करंट में, और वो डेप्रिसिएट होगा एट यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट।
और लीज टर्म, विच एवर इज लोअर। ये बड़ा आसान सा तरीका है कि हम उसको डेप्रिसिएट, राइट टू यूज ऑफ एन एसेट जब रिकॉर्ड हो जाएगा तो हम उसको नॉन करंट एसेट्स में ग्रुप करते हैं और वो डेप्रिसिएट होता है जैसे नॉर्मल हमारे एसेट्स डेप्रिसिएट होते हैं। किस लाइफ के ऊपर डेप्रिसिएट होगा, या तो यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट पे या लीज टर्म पे, जो उन दोनों में से लोअर होगा उसके ऊपर। अच्छा, अब ये जो हम मेथड्स यूज करते हैं, एक को हम कॉस्ट मॉडल बोलते हैं, बड़े अच्छे तरीके से हमें याद है। ये अब नॉर्मल एसेट है IS 16 की तरह, जैसे वो मॉडल्स होते हैं। IS 16 में दोनों मॉडल्स अवेलेबल हैं, कॉस्ट मॉडल भी अवेलेबल है, दूसरा रीवैल्यूएशन मॉडल भी अवेलेबल है। एज इट इज वो दोनों मॉडल जो स्पेसिफिक एसेट के लिए अवेलेबल हैं। ये एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल में भी रिकॉर्ड हो सकता है और कॉस्ट मॉडल में भी रिकॉर्ड हो सकता है। बल्कि इवन एक और स्टैंडर्ड है जो आपके सिलेबस में है नहीं, कि अगर आपने कोई एसेट इसलिए खरीदा हुआ कि आपने उसको सब लीज करना है, तो फिर इसका क्या मतलब है, उस एसेट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं टू जनरेट रेंटल इनकम्स फॉर यू, यानी कि एक बड़ी लीज ली 10 साल 15 साल की फॉर एग्जांपल, और आगे आप उसको सब लीज कर रहे हैं साल के लिए 6 महीने के लिए इस तरीके से। तो ऐसी सूरत में IS 40 जो है वो अप्लाई हो जाता है उसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला, उसको फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह डील करते हैं। बहरहाल हम जो बात कर रहे हैं पहले, कि लेसी जब भी किसी लीज को रिकॉर्ड करेगा अपनी बुक्स में, तो वो उसको राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट के तौर के ऊपर रिकॉर्ड करेगा उस लीज को, और उसके अगेंस्ट वो अपनी लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लेगा। राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट इज लाइक अ नॉर्मल नॉन करंट एसेट्स। जिस तरीके से हम बाकी नॉन करंट एसेट्स को उसी क्लास के को डील करेंगे, उसी तरह से स्पेसिफिक नॉन करंट एसेट को डील करेंगे। इसको हम डेप्रिशिएट करेंगे, इसको कॉस्ट मॉडल भी लग सकता है, रिवैल्यूएशन मॉडल भी लग सकता है। इसको हम किस लाइफ के ऊपर डेप्रिशिएट करेंगे, इसकी यूजफुल लाइफ पे, एसेट की पे, या दूसरी कौन सी है इसकी, लीज टर्म, दोनों में से जो भी लोअर होगी उसके ऊपर हम जो इसको रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, अब बात आ जाती है कि हम इसको कैसे वैल्यू करेंगे राइट टू यूज ऑफ एन एसेट को। तो उसमें वो स्टैंडर्ड हमें कहता है जी, इनिशियल कॉस्ट, ऑल इनिशियल कॉस्ट उसकी जो है वो, प्लस इनिशियल कॉस्ट को आपने जमा कर देना है किसके अंदर, right to use should comprise of the initial measurement of the lease liability plus lease liability, initial measurement। हाँ जी, किस वैल्यू के ऊपर राइट टू यूज को आपने करना है, राइट ऑफ यूज को कैसे आपने वैल्यू करना है, इनिशियल कॉस्ट अगर कोई भी डायरेक्ट है, प्लस इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी, प्लस डिसमेंटलिंग की जो कॉस्ट होती थी, याद होगा आप लोगों को, ये भी एसेट उसी तरह से इंस्टॉल होगा, उसकी भी प्रोविजन जो है, जिस तरीके से हम नॉन करंट एसेट्स की बात करते थे, वो डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा क्या हो सकता है, कोई एनी इंसेंटिव जो है वो माइनस किया जा सकता है, लेस लीज इंसेंटिव एनी। ये वैल्यू होनी चाहिए जिस वैल्यू के ऊपर राइट टू यूज ऑफ एन एसेट जो है वो रिकॉर्ड होगा। किन किन चीज़ों पे रिकॉर्ड होगा, पहले तो हम देखेंगे कि जो एसेट हमें मिला है उसके अगेंस्ट हमारी लाइबिलिटी क्या बनी है। कि जैसे हमने 10,000 रुपया हर साल पे करना है, तो हम उसकी मेजरमेंट करेंगे कि मैंने 10,000 हर साल पे करना है। इम्प्लिसिट रेट फॉर एग्जांपल 10% है, अगले 5 साल मैंने पे करना है, तो मैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूंगा। तो वो तो मेरी लीज लाइबिलिटी की इनिशियल मेजरमेंट है। वहां से मुझे पता चल गया
कि इतना पैसा मैंने पे करना है, इसलिए वो लीज लाइबिलिटी बन जाएगा। क्रेडिट साइड मुझे मिल जाएगी, वो क्रेडिट साइड जो मिल जाएगी लीज लाइबिलिटी की, तो वो मुझे एसेट की वैल्यू का एक पोर्शन दे देगी कि मैंने इसको राइट टू यूज ऑफ एसेट को किस वैल्यू पे वैल्यू करना है। इसके अलावा जैसे हम अदर नॉन करंट एसेट्स में करते हैं कि तमाम इनिशियल कॉस्ट अनटिल वो वर्किंग कंडीशन में हो, उसकी कॉस्ट का हिस्सा बना देते हैं, वो भी हम डेबिट कर देंगे राइट टू यूज ऑफ एन एसेट में, और क्रेडिट बैंक हो जाएगा। इसी तरीके से हम डिसमेंटलिंग कॉस्ट को जैसे दूसरे नॉन करंट एसेट्स में एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बना देते थे उसकी प्रेजेंट वैल्यू को, और उसको क्रेडिट कर देते थे प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग के तौर के ऊपर। इसी तरीके से स्पेसिफिक एसेट में भी वही करेंगे कि हम राइट टू ऑफ यूज ऑफ एन एसेट को, अगर इसकी डिसमेंटलिंग की कोई कॉस्ट आ रही है फ्यूचर में, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट में डेबिट कर देंगे, और उसको हम क्रेडिट कर देंगे अपने पास प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग के अंदर। और अगर कोई अदर इनकम आ रही है इसमें, तो उसको हम राइट टू यूज ऑफ एन एसेट में से माइनस कर सकते हैं। तो इफ यू लुक एट दैट क्लियरली, तो ये एग्जैक्टली उसी तरीके से जो है वो राइट टू यूज एन एसेट रिकॉर्ड हो रहा है जिस तरह से हम नॉर्मल नॉन करंट एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं। ओनली फर्क क्या है कि इसमें लाइबिलिटी वाला जो पोर्शन है, जो आपकी कंसिडरेशन है, इन अदर वर्ड्स इमीडिएटली पे नहीं हो रही, इसलिए कंसिडरेशन क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स में पे हो रही है और लॉन्ग टर्म में पे हो रही है, तो आप राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट को मेजर करते हुए कंसिडरेशन की जो मेजरमेंट है वो डायरेक्ट अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट नहीं उठा रहा है, बल्कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू को उठा रहे हैं और उसको आप उसकी कॉस्ट का हिस्सा बना रहे हैं। बाकी कोई फर्क नहीं है, जैसे नॉर्मल नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड होता है वैसे ही ये एसेट रिकॉर्ड हो रहा है। फिर डेप्रिसिएशन भी उसी तरह से हो रही है। फर्क क्या पड़ रहा है कि ओन्ड एसेट में डेप्रिसिएशन हम उसकी यूजफुल लाइफ पे कर देते हैं, लेकिन ये एसेट क्योंकि लीज्ड है तो हो सकता है इसकी यूजफुल लाइफ तो ज्यादा हो, लेकिन हमारे पास राइट इसको यूज करने का थोड़े पीरियड के लिए हो, तो हमें इसको उसी पीरियड में डेप्रिसिएट करना है अपने राइट को जो हमारा लीज पीरियड है। तो लोअर ऑफ देम जो है वो हम सेलेक्ट करते हैं कि यूजफुल लाइफ उस एसेट की या जो उसका लीज टर्म है, उन दोनों में से जो कम है उसके ऊपर हम एसेट को डेप्रिसिएट करते हैं। हम कॉस्ट मॉडल भी यूज कर सकते हैं, रिवैल्यूएशन मॉडल भी यूज कर सकते हैं। इनिशियल मेजरमेंट में जिस तरह दूसरे एसेट्स में, उसी तरीके से इसमें है कि तमाम इनिशियल कॉस्ट है उसकी कॉस्ट का हिस्सा बन जाती है, और डिसमेंटलिंग की अगर कोई कॉस्ट एक्सपेक्टेड है तो वो भी उसकी कॉस्ट का हिस्सा बना दिया जाता है, उसका प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, ये एक जनरल तरीकाकार है कि लेसी अपनी बुक्स में लीज को किस तरीके से रिकॉर्ड करेगा। तो लीज अकाउंटिंग के लिए हमने लेसी की अकाउंटिंग का ओवरऑल व्यू पढ़ लिया है कि ओवरऑल लेसी अपनी बुक्स में लीज को किस तरीके से रिकॉर्ड करेगा। अच्छा, इसमें हमने देख लिया कि काफ़ी हसल बसल है, हमें लाइबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी चाहिए, हमारे पास इम्प्लिसिट रेट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें करने के बाद हम एक तरफ एसेट रिकॉर्ड करेंगे, एक तरफ लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। अब लाइबिलिटी जो है वो भी बड़ी क्लियर हो गई कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स जो है वो लाइबिलिटी हमारी रिकॉर्ड होगी, और वो एक तरफ एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगी यूज ऑफ राइट के तौर, दूसरा वो लाइबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड हो जाएगी। एसेट नॉर्मल एसेट्स की तरह डील होगा, डेप्रिसिएट होगा। लाइबिलिटी जो है वो जिस तरह से हम लोन्स की रीपेमेंट करते हैं उसी तरीके से लाइबिलिटी की अब रीपेमेंट्स करते जाएंगे, और उसमें से इंटरेस्ट भी हर इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, वो एक्सपेंस आउट होता जाएगा। जो प्रिंसिपल रीपेमेंट होगी वो लाइबिलिटी के अगेंस्ट ऑफसेट होती जाएगी। तो ये टोटल स्टोरी है। अच्छा, अब ये तो आसान काम हो गया कि हम आसानी से एक एसेट को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, उसको डेप्रिसिएट भी कर रहे हैं, और लाइबिलिटी को भी आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को अलग अलग करके पे कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स मेथोडोलॉजी है, तो स्टैंडर्ड ने हमें 2 एग्जाम्पशंस भी दी हैं लेसी को, कि लेसी 2 सूरतों में इतनी लंबी चौड़ी ट्रांजैक्शन में ना जाए, बल्कि डायरेक्टली जो लीज पेमेंट्स हैं उनको एक्सपेंस आउट कर दे एज अ रेंटल। ऑपरेटिंग लीज जैसे पुरानी होती थी, पहले ऑपरेटिंग लीज का लफ्ज यूज किया जाता था, उस तरीके से यूज कर ले। 2 एग्जाम्पशंस स्टैंडर्ड ने दी हुई हैं टू अबव ट्रीटमेंट। एक उसने कहा अगर तो शॉर्ट पीरियड लीज है, और दूसरी उसने कहा अगर लो वैल्यू लीज है।
अगर इनमें से कोई एक भी टर्म जो है उस स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के ऊपर अप्लाई हो रही है, तो आपको उसका राइट टू यूज ऑफ एन एसेट रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सपेंस आउट कर सकते हैं लीज रेंटल को। लीज रेंटल को अच्छा, शॉर्ट पीरियड लीज जो है ये स्टैंडर्ड ने डिफाइन की हुई है, लेस देन 12 मंथ्स। अगर 1 साल से छोटे पीरियड के लिए आपको लीज ले रहे हैं तो आप उसको शॉर्ट पीरियड लीज में कंसिडर कर सकते हैं, और उसमें ग्रुप करने के बाद आपके लिए आसानी है कि आपको राइट टू यूज ऑफ एन एसेट रिकॉर्ड नहीं करना, कोई प्रेजेंट वैल्यूज नहीं निकालनी लाइबिलिटी की, वो लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस कोई नहीं करनी, बल्कि आराम से आपने जो लीज के ऊपर आपका रेंटल पे हुआ उसको अपने एक्सपेंस आउट कर देना है, और जो है वो पेमेंट जो है वो बैंक से क्रेडिट कर देनी है या पेबल रिकॉर्ड कर देना, जैसे बैंक से पेमेंट होगी तो पे हो जाएगा। तो वो बड़ा आसान सा तरीका हो जाएगा कि आपके लिए उसको रिकॉर्ड करना बड़ा आसान हो जाएगा, कि आप आसानी से उसको रिकॉर्ड करके क्लियर कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और चीज एग्जामिशन स्टैंडर्ड ने दी है, वो उसने कहा जी लो वैल्यू लीजेस, ऐसी लीजेस जो छोटी अमाउंट की हैं, जिनकी कोई वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं है, उनको भी आप इसी तरीके से डायरेक्टली एक्सपेंस आउट कर सकते हैं, और हर साल जितना जितना आप उसके ऊपर लीज पेमेंट कर रहे हैं उसको डायरेक्टली एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करते जाएं और बैंक से क्रेडिट करते जाएं। कोई ज़रूरत नहीं है उसका राइट टू यूज़ ऑफ एन एसेट जो है उसको रिकॉर्ड करने की, फिर डेप्रिसिएट करने की, लाइबिलिटी को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में अलग करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, लो वैल्यू लीजेस जो हैं इससे बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि इनकी वैल्यू कम होगी, छोटी मोटी लीजेस जो हैं उनको आप लो वैल्यू लीजेस कहेंगे। लेकिन स्टैंडर्ड ने कहीं भी तो आवाज बहुत आएगी, स्टैंडर्ड ने कहीं भी लो वैल्यू लीज की वैल्यू को जो है डिफाइन नहीं किया, लेकिन आईएसबी की मीटिंग में एक दफ़ा $5,000 जो है ना वो डिस्कस हुए हैं कि $5,000 से जो छोटी हैं उनको लो वैल्यू लीज का नाम दे दिया जाए। लेकिन अगेन बात यही है कि कोई भी डिफाइंड लिमिट नहीं है कि लो वैल्यू लीज कौन सी लीजिंग होगी जिनको सारी एग्जाम्पशन है और वो सीधा एक्सपेंस आउट हो सकता है रेंटल, और कोई ज़रूरत नहीं है राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट रिकॉर्ड करने की। तो उसमें जो बात आ जाती है फिर वो ये आ जाती है कि कुछ जो है वो सब्जेक्टिव मैटर्स हैं जो आप अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, तो उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि वो दो वैल्यू लीजेस हैं। जैसे स्टैंडर्ड ने कुछ स्पेसिफिक जो है ना एसेट्स उनको लिस्ट डाउन किया है, वो कहता है जी कि लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, ऑफिस फर्नीचर, इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट जिनको बात करेंगे, ठीक है जी, ये जो चीज़ें हैं नॉर्मली इनको स्टैंडर्ड जो है सजेस्ट करता है कि इस तरह की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उनको आप लो वैल्यू लीजेस में ले जाएं। अच्छा, यही उसने कुछ चंद एक एग्जांपल्स दी हैं इस तरह की, बाकी कोई ख़ास चीज़ हमें नहीं मिलती कि आईटी इक्विपमेंट हो सकते हैं, छोटे मोटे फर्नीचर हो सकता है, छोटा मोटा ऑफिस का कोई कंप्यूटर वगैरह लैपटॉप वगैरह हो सकता है। इसके अलावा कोई बाकी जो चीज़ें व्हीकल्स हो गई, बिल्डिंग, प्लांट, ऐसी चीज़ें जो हैं वो लो वैल्यू में नहीं आएंगी। तो एक सब्जेक्टिव सा मैटर इसमें स्टैंडर्ड ने ओपन छोड़ा है, वैल्यू को कोई डिफाइन नहीं किया। वैसे एक जगह पे डिस्कस जरूर हुआ है वंस अपॉन अ टाइम के $5,000 से नीचे वाली जितनी भी लीजेस होंगी उसको आप लो वैल्यू लीजेस कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली एक सब्जेक्टिव मैटर है जिसमें वो छोटी मोटी लीजेस जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर्स, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर वगैरह की जो लीजेस हैं उनको आप लो वैल्यू लीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, और लो वैल्यू लीज में उसको कैटेगराइज करके आप एक्सपेंस आउट कर सकते हैं। दैट्स द थिंग ओनली। तो आज के लिए ये काफी है, बाकी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। कि एक तो बात हमने आज डिस्कस की है कि लीज होती क्या है। लीज क्या है? जब एक
कंपनी एक सप्लायर जो है वो राइट ऑफ यूज ऑफ एन एसेट देता है कस्टमर को अगेंस्ट कंसिडरेशन, जिसमें कस्टमर कैन डायरेक्ट कि उसने एसेट को कैसे यूज करना है और वो उसके सारे बेनिफिट्स एक्सट्रैक्ट कर सकता है कस्टमर, और या उसके लिए स्पेशलाइज्ड नेचर का वो एसेट जो है वो डिजाइन हुआ है। तो ऐसी सूरत में हम उस ट्रांजैक्शन को लीज ट्रांजैक्शन कहते हैं, और उसमें जो सप्लायर है वो लेसर हो जाता है और जो कस्टमर है वो लेसी हो जाता है। लेसर के लिए हम उस लीज को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज भी करते हैं कि फाइनेंस लीज कौन सी है और ऑपरेटिंग लीज कौन सी है। फाइनेंस लीज की पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया है कि फाइनेंस लीज कैसे होती है। जो लेसी है उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता वो फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है, उसने जितने उसकी कंसिडरेशन पे करनी है उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है और अगर कोई उसकी इनिशियल कॉस्ट लगी है उन दोनों को इंक्लूड करके राइट टू यूज ऑफ एन एसेट के तौर के ऊपर एसेट्स में रिकॉर्ड करना है और लाइबिलिटी जो है वो प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करनी है। अब राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट जो है वो उसने डेप्रिसिएट करना है जैसे नॉर्मल एसेट्स को वो ट्रीट करता है, और लाइबिलिटी को उसने प्रिंसिपल रीपेमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट्स में स्प्लिट करके डील करना है। दैट्स दी ओनली फॉर द डे। बाकी हम इंशाल्लाह बाकी रिमेनिंग चीजें जो है वो कल डिस्कस करेंगे और हम इसकी अकाउंटिंग फॉर लेसी जो है वो कल पढ़ेंगे। यहाँ तक की चीजें आपको समझ आई हैं?